हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूरोपियंस की एंट्री और जो यूरोपियंस पावर भारत में मौजूद थे उस समय उनके बारे में हमने पढ़ा था। क्या ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण यूरोपियंस भारत में सक्सीड हो पाए, वो भारत को अपनी कॉलोनी बना पाए और भारत में वो अपना आधिपत्य अच्छी तरह से जमा पाए। उसके पीछे क्या क्या परिस्थितियां थी और उस समय जो भारत में मौजूद मुगल एम्पायर जो कि एक पूरे इंडिया में मौजूद था, उसके और भी क्या कारण रहे जिनके कारण मुगल एम्पायर को हटा के वहाँ पे यूरोपियन सुप्रीमेसी की शुरुआत हुई। इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे मुगलों का डिसइंटीग्रेशन हुआ और यूरोपियंस ने अपना पावर स्टेब्लिश किया। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कैसे राइज और फॉल ऑफ मुगल्स स्टार्ट हुआ। जैसे कि 1526 में फर्स्ट टाइम बाबर भारत में आया था। उसके बाद में हुमायूं हुमायूं भी आया। लेकिन अगर उनके पावर को कंसोलिडेट करने की बात आई तो कंसोलिडेशन उनके पावर का अकबर के द्वारा किया गया, जो कि 1556 टू 1605 रहा। उसके बाद में जहांगीर शाहजहां ने भी उसकी लीगेसी को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद औरंगजेब आया, जो कि एक रिलीजियस इंटॉलरेंस मैन था। वो 1658 टू 1707 तक भारत में रहा और उसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज रही जिसके कारण मुगलों का डिक्लाइन उसी के राज में या उसी के रूल के समय स्टार्ट हो गया था। इसलिए हम बात करते हैं कि कैसे आगे वो प्रोग्रेस हुआ। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। तब तक भारत में सभी यूरोपियन पावर्स आ चुके थे, जैसे कि पोर्चुगीज 1498 में भारत में आए, डचेज 1605 में भारत में आए, जो इंग्लिश या ब्रिटिशर्स थे वो 1608 में भारत में आए और फाइनल सबसे लास्ट में आने वाले यूरोपियन पावर थे वो थे फ्रांसीसी, जो 1668 में भारत में आए थे, जिनके बारे में हम पहले वाले वीडियोज में पढ़ाई कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे उसी समय जब भारत में औरंगजेब थे उस समय कैसे रीजनल पावर्स उभर रहे थे। उनके समय में हम बात करें तो छत्रपति महाराज शिवाजी, जो कि मराठा रूलर थे, और जाट्स जिन्होंने अकबर की कब्र को भी वहाँ से अपनी जगह से खोद दिया था और वहाँ से हटा दिया गया था, और सिख जैसे कि गुरु गोविंद सिंह, जिनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि सिख गुरु के साथ उनके कैसे औरंगजेब के कैसे कॉन्फ्लिक्ट रहे। और आगे हम लोग जब रीजनल स्टेट्स के बारे में बात करते हैं तो जब अकबर ने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया था अपने एम्पायर का, तब अकबर ने सभी जो आसपास के रीजनल स्टेट्स थे उन्हें अपने एक बिग एम्पायर के अंडर में उन्हें बसा लिया था, ताकि वो उसके खिलाफ जा ना सके और उसके एम्पायर को आगे बढ़ाने में, उसके टेरिटरी को एक्सपांसन करने में उसकी हेल्प करें और उसकी इकोनॉमी के लिए भी वो हेल्प करे। इसलिए सभी रीजनल स्टेट्स लाइक राजपूत जो राजस्थान में हैं और भी सभी स्टेट्स ने अपने सबमिशन कर दिया था अपने अपने एम्पायर का इनको मुगल्स को। इसलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 से लेके 1857 तक मुगल्स का राज रहा, जिन्हें लाटर मुगल्स भी कहा जाता है क्योंकि वे कमज़ोर थे, वो वीक रूलर हुआ करते थे, उनके पास इतनी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी नहीं थी, उनकी टेरिटरी भी बहुत ही कम या फिर दिल्ली में ही सीमित रह गई थी। इसलिए वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होने के कारण उन्हें लाटर मुगल्स के नाम से जाना जाता है। इसलिए और अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस थे मुगल्स के सामने। तो हम चैलेंजेस को दो टाइप में मान सकते हैं। सम एक्सटर्नल चैलेंजेस मुगल्स के सामने थे और सम इंटरनल चैलेंजेस मुगल्स के सामने थे। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या एक्सटर्नल चैलेंजेस मुगल्स के सामने थे और उन्हें कैसा उनका सामना करना पड़ा, और उन एक्सटर्नल चैलेंजेस की वजह से कैसे मुगल्स को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाई या हानि उठानी पड़ी। जैसे हम एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात करते हैं तो वो क्या है कि मुगल्स के पास इंटरनल स्ट्रेंथ की कमी होने के कारण
कारण कॉन्टिन्यूस हमारे नॉर्थ वेस्ट हिस्सा, जिसे कि अपन लोग गांधार और गांधार वाले इलाके से मान सकते हैं, वहाँ से उनके पास कंटिन्यूस इन्वेजन हुए। इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं तो नादिर शाह की, जो 1738 टू 39 तक भारत में आया, जो एक पर्शियन रूलर था। उसने लाहौर को जीता। उसने मुगल्स को करनाल में 13 फरवरी 1739 को मुगल्स को हराया। उसके बाद में उसने तत्कालीन मुगल राजा या मुगल किंग मोहम्मद शाह, जिन्हें रंगीला के नाम से भी जाना जाता था, उन्हें अरेस्ट किया और उसके बाद बहुत दिनों तक दिल्ली को लूटा और उसे लगभग ख़त्म कर दिया। यहाँ से हमारे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी वो लेके गए, जैसे पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर डायमंड और 70 करोड़ रुपीज़, और भी बहुत ज़्यादा वो प्रॉपर्टी यहाँ से लेके गए। उसके बाद में उन्होंने जो टेरिटरीज जीती थी, जैसे कि काबुल और जो वेस्ट ऑफ इंडस रिवर की जो टेरिटरीज थी, वो भी नादिर शाह ने अपने अंडर में रखी या फिर उसे अपने पास ही ऑक्यूपाई करके रखा गया। उसके बाद हम बात करते हैं तो नादिर शाह का सक्सेसर हुआ अहमद शाह अब्दाली, जो भी भारत में आया और वो बहुत बार भारत में आया। उसमें हम बात करते तो वो 1748 से लेके 67, जो कि उसका लास्ट एक्सपीडिशन था भारत की तरफ, वो तब तक भारत में लगातार भारत के ऊपर अटैक करता रहा। उसने कॉन्टिन्यूसली मुगल्स को बहुत परेशान किया। 1751 टू 52 में उसे पंजाब दे दिया गया ताकि वो फिर से भारत के ऊपर अटैक नहीं करे, लेकिन वो फिर भी वो भारत के ऊपर अटैक करता रहा। 1757 में उसने दिल्ली को कैप्चर किया और वहाँ पे एक अफगान केयरटेकर को रखा ताकि वो नज़र रख सके। फिर उसने आलमगीर सेकंड, जिसे एक मुग़ल एम्परर के रूप में रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद में उसने नजीब-उद-दौला, जिसे मीर बख्शी के रूप में या फिर मीर बख्शी ऑफ द मुग़ल एम्पायर वहाँ पे बनाया, जो कि मुग़ल एम्पायर में हेड ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे। लेकिन तत्कालीन मराठा सरदार रघुनाथ राव ने 1758 में नजीब को दिल्ली से बाहर निकाल दिया। इसलिए 1759 में अहमद शाह अब्दाली ने फिर से भारत के ऊपर अटैक किया और मराठों से रिवेंज लेने के लिए उनके अब्दाली और मराठों के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जो कि 1761 में हुई, जिसमें अब्दाली ने मराठास को हराया और मराठास की इसके बाद में बहुत ही ज़्यादा वीक स्थिति हुई और मराठाज अपने एम्पायर को भी सुरक्षित नहीं रख पाए। उसके बाद में हम बात करते हैं तो 1767 में, तब ये अब्दाली का लास्ट इन्वेजन भारत की तरफ था। उसके बाद में अब्दाली भारत की तरफ फिर से नहीं आया और तब तक यूरोपियंस अपनी सुप्रीमेसी भारत में स्थापित कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या इंटरनल चैलेंजेस मुगल्स के सामने थे उस समय, क्योंकि औरंगजेब के बाद सभी रूलर्स जो आए वो वीक रूलर्स थे। इसलिए जब हम देखते हैं तो 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। उसके बाद में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ कि कौन भारत का नया मुगल किंग बनेगा। तो उसके बाद में सभी को हराने के बाद बहादुर शाह 1709 में थ्रोन के ऊपर बैठे और जो कि एल्डेस्ट सन ऑफ औरंगजेब थे, जिनका नाम मुअज्जम था, जिन्हें काफ़ी खान ने शाह ए बेखबरी भी कहा गया और इन्हें शाह ए पालम भी कहा जाता था, क्योंकि इनका रूल दिल्ली से लेके पालम तक ही रह गया था, जिन्हें शाह आलम वन के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने वे मराठास, राजपूत और जाट्स की तरफ से एक पैसिफिक पॉलिसी अपनाई। इन्होंने जो मराठा प्रिंस थे शाहू, उनको भी रिलीज कर दिया, लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से भी कोई सुधार नहीं हो पाया। लेकिन इसी बीच के चलते इनकी फरवरी 1712 में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद में नए किंग आए जहांदार शाह, जो कि मार्च 1712 से लेके फेब 1713 तक एक बहुत ही छोटे पीरियड के लिए वो किंग बने। और अगर देखा जाए तो पहले वाले किंग के जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार, उनकी हेल्प से इन्हें किंग बनाया गया। इन्होंने इजारा सिस्टम की को इंट्रोड्यूस किया तथा जो जजिया, जो एक प्रकार का कर हुआ करता था, उस कर को इन्होंने एबोलिश किया। और हम इजारा सिस्टम की बात करें तो जहांदार शाह के पीएम जुल्फ़िकार खान के दिमाग की एक उपज थी, जिसमें ये बताया गया कि गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को राइट टू कलेक्ट टैक्स रेवेन्यू दे सकती है, कि वो किसी भी प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और वो किसी भी थर्ड पार्टी के या फिर किसी भी मिडिल मैन को इस बारे में ये राइट दे सकती है। वो एक फिक्स अमाउंट
गवर्नमेंट को पे करेगा, उसमें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कि गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि उसे टैक्स रेवेन्यू मिला है या नहीं मिला है। उसके लिए वो उस टैक्स रेवेन्यू को रीच करने के लिए वो किसी भी प्रकार की टैक्सेज या किसी भी प्रकार के हाई परसेंटेज ऑफ टैक्सेज गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट पीपुल्स के ऊपर लगा सकता था, गवर्नमेंट की डिमांड वो पूरी करने के लिए। उसके बाद जहांगीर शाह की हत्या करके फर्रुखसियर नए किंग बने, जो कि 1713 टू 1719 तक भारत में मुगल किंग रहे, जिनकी हेल्प सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान ने की थी ताकि वो नए मुगल किंग बन सके। उन्होंने एक पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस भी अपनाया, उन्होंने जजिया को अबोलिश किया। साथ ही साथ जो हिंदुओं के ऊपर पिलग्रिमेज टैक्स लगाया जाता था, तीर्थ कर लगाया जाता था, उसे भी उन्होंने अबोलिश किया। उसके बाद में हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें 1717 में उन्होंने जो ब्रिटिशर्स को फरमान दिया था, उसके बदले में वो बंगाल, बिहार और भी अदर टेरिटरीज की वहाँ से टैक्स और दस्तक इशू कर सकते थे। वो सब के वो सब भी वो फरमान भी फर्रुखसियर ने ही ब्रिटिशर्स को इशू किया था। उसके बाद में 1719 में सैयद ब्रदर्स ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर फर्रुखसियर को उसके थ्रोन से हटाया और बाद में उसको अंधा किया गया। उसके बाद उसको उसको मार दिया गया। उसके बाद नए किंग बने रफ़ी उद्दरजात, जो कि बहुत ही शॉर्ट या फिर सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए बनने वाले किंग रफ़ी उद्दरजात ही थे, जो कि फेब 28 1719 से लेके जून 4 1719 तक भारत के मुगल किंग रहे। उसके बाद में नए किंग बने रफ़ी उद्दौला, जो कि सैयद ब्रदर्स की हेल्प से बने थे। वो भी कम समय तक ही रहे, जून 6 टू लेके 17 सितंबर 1719 तक ही वो भारत के किंग रहे। उसके बाद में देखा जाए तो मोहम्मद शाह आए, जो कि एक बहुत लंबे पीरियड तक भारत में किंग रहे, 1719 टू 48, जिनका निकनेम है रंगीला। और उन्होंने उन्होंने निज़ाम उल मुल्क की हेल्प से सैयद ब्रदर्स, जो कि सक्सेशन में, जो कि नए किंग बनाने में एक प्रकार से इन्फ्लुएंस करने लगे थे मुगल एम्पायर में, उनकी हत्या करवा दी गई। और निज़ाम उल मुल्क की इस हेल्प के कारण 1724 में निज़ाम उल मुल्क को वजीर बनाया गया और उन्होंने अपने एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद की फाउंडेशन की। उसके बाद में 1737 में बाजीराव वन ने दिल्ली के ऊपर अटैक किया और उसके बाद में हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें 1739 में नादिर शाह ने मुगल्स को हराया। उसके बाद में मुगल्स एक प्रकार से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे और उसने मोहम्मद शाह रंगीला को कैप्चर किया और उसके बाद में उसने नए किंग बनाया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो अहमद शाह आए, वो 1748 टू 54 तक भारत में रहे, वो भारत के मुगल किंग रहे। लेकिन उनके वो खुद शासन ना करने की बजाय वो उनके शासन उनकी एक प्रोस्टिट्यूट मान सकते हैं या फिर कुछ और, तो वो उद्यम बाई थी, उसके द्वारा भी वो शासन चलाया जाता था। उसके बाद में आलमगीर सेकंड, जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट किंग थे नहीं, वो 1758 टू 58 तक रहे। उसके बाद में शाहजहाँ थर्ड आए, जो 1758 टू 59 तक भारत के किंग रहे। उसके बाद नेक्स्ट किंग आए शाह आलम टू, जो कि 1759 टू 1806 तक रहे। ये पीरियड भारत के लिए एक नई दिशा देने वाला और भारत को अलग ही पावर के अंडर कंट्रोल में लाने के लिए इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि इसमें 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिस वजह से यूरोपियंस को मालूम चला कि जो मुगल्स अथॉरिटी है वो अपना पावर खो चुकी है, मराठाज भी अपना पावर खो चुके हैं। इसलिए जो ब्रिटिशर्स पहले से ही 1757 में एक बैटल जीत चुके थे, जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है, उसमें उन्होंने बंगाल के ऊपर कब्जा कर चुके थे। उसके बाद में उन्होंने 1764 में फिर से एक बैटल फाइट की, जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहा गया, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। और उन्होंने इस बैटल के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और मुगल किंग शाह आलम टू के बीच में की गई, जिसमें उन्हें दीवानी राइट्स दे दिए गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, और भी बहुत से ट्रेडिंग फरमान्स भी उन्हें दे दिए गए, जिसके कारण वो अब बंगाल में और भी बंगाल के आसपास के इलाकों में वो फ्री
फ्री ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद से मुगल्स अब सभी पावर से मुक्त हो चुके थे, सभी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए थे। और अब नेक्स्ट स्टेप यूरोपियंस ने ली कि उन्होंने जो उस समय किंग थे शाह आलम टू, उन्होंने पेंशन पे के ऊपर रिटायर्ड कर दिया। और उसके बाद में हम बात करें तो नए मुगल किंग आए अकबर सेकंड, जो कि 1806 टू 37 तक रहे। उनके समय राजा राम मोहन राय हुआ करते थे, जिन्हें हम एक सोशल रिफॉर्मर मानते हैं या सोशल रिफॉर्मर थे। उन्हें राजा का टाइटल भी अकबर टू ने ही दिया था। उसके बाद में नए किंग या फिर नए मुगल किंग आए, वो थे बहादुर शाह सेकंड, जो कि 1837 टू 57 या तक रहे, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। और ये लास्ट मुगल एम्परर थे। इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्ट लिया। इन्हें रिवोल्ट ऑफ 1857 का लीडर भी घोषित किया गया था। इस वजह से उन्हें रंगून भेज दिया गया और एक प्रकार से मुगल अथॉरिटी और मुगल किंगशिप को ख़त्म कर दिया गया। उनकी डेथ रंगून में ही 1862 में हुई। और ये लाटर मुगल्स या फिर मुगल्स का एंड या फिर सबसे लास्ट अगर बादशाह थे तो वो थे बहादुर शाह जफर। ये हमने लाटर मुगल्स के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, उसके पीछे क्या क्या और भी कारण थे। तो हम देखे जाए तो औरंगजेब के समय से ही, औरंगजेब के राज से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, जिसकी कुछ वजह थी। जिसका मेन कारण वीक रूलर्स थे, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसका सेकंड मेन कारण शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ जमींदार था। जमींदार्स, हम बात करें कि जमींदार किस स्टेज पे हुआ करते थे, तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन थी वो थी एम्परर की। उसके बाद में नीचे दो क्लासेस हुआ करती थी, जिनमें फर्स्ट जमींदार थे और सेकंड नोबल्स हुआ करते थे। जमींदार जमींदार वो थे जो कि अपनी जो लैंड थी उनके पास, वो उसके हेरिडिटरी ओनर हुआ करते थे। उस विलेज के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो जमींदार हेल्प किया करते थे, तथा वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसे गवर्नमेंट तक पहुँचाने में भी इसमें वो हेल्प किया करते थे। और उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्हें सोल्जर्स की ज़रूरत होती थी, इसलिए वो सोल्जर्स भी मेंटेन करते थे। इसलिए वो आगे होने वाली वॉर्स में भी मुगल किंग्स या फिर किंग्स की हेल्प किया करते थे, ताकि इसलिए वो जो मुगल किंग्स थे वो एक प्रकार से वॉर्स के लिए भी जमींदार के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। और इस कारण जमींदार का पावर बढ़ने लगा। जमींदार के पास रेवेन्यूज वैसे ही कलेक्ट होते थे और अब वो वॉर्स के लिए भी सोल्जर्स रखने लगे, इसलिए जो ज़्यादा पावर था वो अब जमींदार के पास आने लगा। और अब हम मुगल डिक्लाइन में थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो था जागीरदारी क्राइसिस, जिसमें हम मान सकते हैं कि एक प्रकार उसके दो पार्ट हुआ करते थे या दो क्लासेज उनके पास एम्परर के अंडर में होते थे। उनमें एक जमींदार और दूसरे थे नोबल्स हुआ करते थे। तो नोबिलिटी में होते थे जिनके पास लार्ज जागीर थी, मनसब्स थे, अपॉइंटेड सूबेदार्स थे। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर हुआ करता था उसमें भी एक अच्छा रोल प्ले करते थे। इस कारण उसमें मतलब जब मनसब की बात करें तो उसमें मेन पार्ट हुआ करते थे, जैसे राजपूत रूलर्स, मनसबदार, सूबेदार्स। और उनका एक मेन कारण ये था कि जब लाटर मुगल्स आए तो उनमें एक दूसरे में ही म्यूचुअल राइवलरी हुई, उनमें जेलिसी हुई और वो एक दूसरे के पावर के लिए उनके बीच आपस में ही झगड़े होने लगे। इस कारण जो राजपूत रूलर्स थे, मनसबदार्स थे, सूबेदार्स थे, वो अपने ही एरिया में पावरफुल हो गए और उन्होंने मुगल्स से अपना किनारा कर लिया और वो अब अपना अलग ही राज चलाने लगे थे। नेक्स्ट, अब फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। अगर हम देखें तो औरंगजेब के समय से ही बहुत से पावरफुल रीजनल ग्रुप्स उभरने लगे थे और उनका कॉन्फ्लिक्ट औरंगजेब के साथ भी हुआ था, जैसे जाट, सिख, मराठाज। तो इनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम जानते हैं कि जैसे मराठाज में महाराज छत्रपति शिवाजी थे, उनका औरंगजेब के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। सिख्स में उन गुरु गोविंद सिंह के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और जाट्स का भी औरंगजेब के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इस कारण ये स्ट्रगल इन जो रीजनल पावर्स थे उनके साथ मैन अथॉरिटी मुगल्स का या फिर औरंगजेब के समय इन इन पावर्स के साथ स्ट्रगल के कारण जो एम्पायर था, मुगल एम्पायर था, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। इसलिए ये रीजनल पावर्स पावरफुल हो गए और मुगल पावर के कमज़ोर होने के कारण
ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी का मुगल्स को सामना करना पड़ा। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते थे तो वो है इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, क्योंकि जैसे जैसे टेरिटरी छोटी होगी तो इकोनॉमिक जो रेवेन्यूज हुआ करती थी वो कम होंगी, क्योंकि जमींदार पावरफुल होने के कारण वो अब मुगल किंग को रेवेन्यूज में से शेयर देना बंद कर चुके थे, और रीजनल पावर होने के कारण अलग अलग जगहों से वो टैक्सेस इकट्ठा किया करते थे। इस कारण जो इकोनॉमी थी मुगल्स की वो भी डिक्लाइन में चली गई, और कुछ जो मुगल्स की पॉलिसीज थी वो भी इसके लिए जिम्मेदार थी, जैसे कि मनसब्स। तो जैसे जैसे मनसब्स बढ़े, मनसबदारों की संख्या बढ़ने लगी और उनके एरियाज भी बढ़ने लगे, तो लैंड की कमी हो गई। जो मैन अगर बात देखा जाए तो जो डायरेक्ट किंग के कंट्रोल में लैंड हुआ करती जिसे खालिसा लैंड कहते हैं, वो लैंड अब एक प्रकार से बिल्कुल ही न के बराबर रह गई थी, और सभी लैंड्स मनसबदार के अंडर में चली गई थी, आमिर्स के, इन सब के अंडर में चली गई थी। इस कारण वो सभी जो एम्परर्स थे उन्हें प्रॉब्लम हुई, और एम्परर्स एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जिया करते थे, इसलिए उनकी लाइफ स्टाइल को पूरा करने के लिए पीजेंट्री के ऊपर प्रेशराइज किया जाता था। अच्छे तरीके से टैक्स गेन करने के लिए मनसबदार के द्वारा भी पीजेंट्री के ऊपर प्रेशराइज किया जाता, जमींदार भी पीजेंट्री को बहुत परेशान करते थे। इसलिए जब देखा जाए तो लोकल पीपुल्स थे उनमें भी खिलाफत या फिर उनमें भी जो मुगल्स थे उनके प्रति एक भेदभाव की भावना उत्पन्न हुई। उन्हें लगा कि ये अथॉरिटी हमें बचा नहीं पा रही है, और जैसे जैसे उनके ये सभी खर्चे बढ़ते गए, इस कारण जो उनका एक्सपेंडिचर था, जो मुगल स्टेट का एक्सपेंडिचर था, वो उनकी इनकम से ज़्यादा एक्सीड कर गया। इस कारण ये जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होता है तब कोई भी एम्पायर या कोई भी थिंग या कोई भी बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाता है लंबे समय के लिए। इस कारण मुगल्स की भी इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, इकोनॉमिक एक प्रकार से खड्डे में चली गई, और वो लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे कर्जे में डूब गए, और वो उन्हें इकोनॉमी को एक डिक्लाइन में इकोनॉमी की डिक्लाइन की वजह से भी मुगल्स को डिक्लाइन का सामना करना पड़ा। आज हमने इस वीडियो में बात की कि लाटर मुगल्स कैसे उन्होंने मुगल्स के डिक्लाइन में अपनी हिस्सेदारी निभाई। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो लाटर मुगल्स की कमजोरी के कारण, लाटर मुगल्स की प्रॉब्लम्स के कारण जो रीजनल पावरफुल किंगडम्स उभर कर आए अलग अलग जगहों पर, जैसे साउथ में देखें तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, और मराठाज, जाट्स, सिख्स, राजपूत्स, तो ये सभी कैसे पावरफुल हुए और ये इन्होंने कैसे आगे डेवलपमेंट किया, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।